अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अम्पेयर्स लॉ या अम्पेयर्स सर्कुलेटर लॉ। अम्पेयर्स लॉ जो है ये एक ऐसा लॉ है जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट को आपस में कनेक्ट करता है। जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था। तो बिल्कुल ही इसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स में है अम्पेयर्स लॉ या अम्पेयर्स सर्कुलेटर लॉ। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है तो जब भी हमारे पास करंट होता है तो करंट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड और करंट में क्या रिलेशन है, कितना करंट होगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस रिलेशन को मैथमेटिकली डेवलप किया अम्पेयर्स ने, तो एक इक्वेशन की शक्ल में जिसे हम कहते हैं अम्पेयर्स लॉ। तो आज हम ये देखेंगे कि अम्पेयर्स लॉ की मदद से किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट जो होता है, जो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड और उस करंट के दरमियान हम किस तरह से एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास ये एक वायर है और इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट की जो डायरेक्शन है आप देख रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड है। तो अगर करंट एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होती है वो सर्कल की शेप में होती है या सर्कुलर शेप में होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा करना है कि हमने इस रिलेशन को स्टडी करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान इस रिलेशन को स्टडी करने के लिए हमने इस वायर के अराउंड एक इमेजिनरी लूप बना लेना है। ठीक है, ये लूप क्लोज लूप होना चाहिए। ठीक है, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो लूप मैंने बनाया है, ये लूप मैंने बनाया है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये लूप है जिसे कहते हैं एम्पेरियन लूप। तो ये रेड वाला जो है ये है जी हमारा एम्पेरियन लूप, एक इमेजिनरी लूप है। ठीक है जी, इसको हम एम्पेरियन लूप का नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, तरीका क्या होगा, ये जो लूप है इस लूप को हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है। देखें, ऐसा ही एक लेंथ एलिमेंट मैंने ये बना लिया है। ये लेंथ एलिमेंट ऐसे बनने चाहिए कि हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना सकें। यानी कि ये लेंथ एलिमेंट आपने इतने छोटे बनाने हैं कि वो लेंथ एलिमेंट बिल्कुल एक डायरेक्टेड लाइन की तरह हो जाए। जिस तरह ये देखें, आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक मैंने लेंथ एलिमेंट बनाया है। और आप देख रहे हैं कि इस लेंथ एलिमेंट के अंदर इस लूप की जो लेंथ आ रही है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकता हूं, यानी कि इस लेंथ एलिमेंट को मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकता हूं। क्लियर हो गया जी। तो इस तरह के हमने इस पूरी लूप को इस तरह के छोटे छोटे लेंथ पाथ्स में कन्वर्ट कर देना है। ये देखें जी, ये हमारे पास एक लेंथ पाथ हो गया, इसी तरह से ये हमारे पास एक लेंथ पाथ हो गया। तो इस तरह के लेंथ एलिमेंट्स में आपने इस पूरे लूप को कन्वर्ट कर देना है। और फिर आपने हर लेंथ एलिमेंट के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो देखनी है कि वो क्या है। तो बच्चों, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो हैं ये टेंजेंट टू सर्कल डायरेक्शन में होंगे। तो फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा ही ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है मेरे पास बी। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बना लूँ तो ये देखें मेरे पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ये वाला कंपोनेंट जो है ये मेरे पास बी वाई है, और ये वाला कंपोनेंट, ये जो रेड वाला आपको नज़र आ रहा है, ये बी वाई है और ये बी एक्स है। तो आप देख रहे हैं कि जो बी एक्स कंपोनेंट है, ये बी एक्स कंपोनेंट इस लेंथ एलिमेंट के अलोंग हो गया, इस लेंथ एलिमेंट के साथ पैरेलल हो गया, या इस लेंथ एलिमेंट के साथ एक ही लाइन में हो गया। तो अब bx और del L1 ये पैरेलल हो गए, एक ही लाइन में हो गए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लेंथ एलिमेंट del L1 है इसके लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा कुछ यूँ है, bx और del L1। अब हमें पता है कि bx जो है ये तो बराबर होता है b cos थीटा के, और साथ में ये del L1। तो मैंने कहा था कि del L1 की लेंथ आपने इतनी कम रखनी है ये बिल्कुल डायरेक्टेड लाइन बन जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाए, ताकि हम इसको वेक्टर बना सकें। तो ये हमारा एक लेंथ वेक्टर बन गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया इस लेंथ एलिमेंट के अलोंग। ठीक है जी। तो ये जो b cos थीटा del Li है इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ
B डॉट डेल एल आई। ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये A ये B और cos थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं A डॉट B। तो इस लेंथ एलिमेंट के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड आया है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं B डॉट डेल L1। अब क्या करें, जितने बाकी हमारे लेंथ एलिमेंट्स हैं वहाँ पर भी आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो हमारा जो अगला लेंथ एलिमेंट होगा उसके अलोंग हमारा ये जो फैक्टर है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी P डॉट डेल्टा L2 एंड अप टू सो ऑन हमारे पास ये बन जाएगा जी B डॉट डेल्टा LN। ठीक है जी, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है इसलिए हम इसके साथ B1 B2 B3 नहीं लिख रहे, इसके साथ हम सिंपली B लिख रहे हैं। अब अगर हमें टोटल हम देखना चाहते हैं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के अंदर जो आ रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है, तो उस रिलेशन को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें इन सारे फैक्टर्स को क्या करना होगा, इन सारे फैक्टर्स का सम करना होगा। तो इन सारे फैक्टर्स का हम सम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा B डॉट डेल्टा L1 प्लस B डॉट डेल्टा L2 प्लस B डॉट डेल्टा L3 एंड प्लस अप टू सो ऑन B डॉट डेल्टा LN इज इक्वल टू, अम्पेयर ने कहा कि ये जो जितने भी ये B डॉट डेल्टा L फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन सब का अगर सम करें तो ये सम बराबर आता है म्यू नॉट I के। क्लियर हो गया जी। एंड दिस इज नोन एज अम्पेयर्स लॉ या अम्पेयर्स सर्कुलेटर लॉ। ठीक है जी, तो इस लॉ के ज़रिए हमने मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एक रिलेशन डेवलप कर दिया। अब इन सब को हम एक सम की शक्ल में भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम B डॉट डेल्टा LI, जबकि I जो है हमारा ये 1 से n तक है। फ़र्ज़ कर लें कि हमने इस लूप को n एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया। फ़र्ज़ करें मैंने इसको 10 एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर फिर क्या आएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और कहाँ तक जमा होंगे, 10 तक जमा हो जाएंगे। तो इन सब का जो सम है ये बराबर आ गया हमारे पास म्यू नॉट I के। तो अम्पेयर्स ने कहा कि अगर आप ये सारे फैक्टर्स को जमा करें तो इनका सम जो है वो म्यू नॉट I के बराबर आता है। सो यहाँ पर हमने देखा कि एक रिलेशन हमारे पास डिवेल्प हो गया है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, और ये मैग्नेटिक फील्ड जिस करंट की वजह से होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जिस करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है उसके दरमियान और इसके दरमियान क्या रिलेशन है। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज अम्पेयर्स लॉ या अम्पेयर्स सर्कुलेटर लॉ। हमारे पास है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू है ये हमसे MCQs में पूछी जा सकती है। परमेबिलिटी की वैल्यू ये है हमारे पास जी 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। इसका जो यूनिट है वो है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। जिस तरह परमिटिविटी ये स्टडी करती है कि मीडियम जो होता है, मीडियम का क्या असर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर या इलेक्ट्रिक फोर्सेस के ऊपर, इसी तरह से जो परमेबिलिटी है ये स्टडी करती है कि दो मैग्नेटिक चार्जेस के दरमियान या मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान या दो नोड्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर मीडियम, कोई भी मीडियम, अगर मीडियम फ्री स्पेस है या उसके अलावा कोई और मीडियम है, तो उस मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर या मैग्नेटिक फोर्सेस के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, ये हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यू नॉट। यानी कि म्यू नॉट हो या एप्सिलॉन नॉट हो, बेसिकली ये रिलेट करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मीडियम के साथ, कि मीडियम का हमारी फील्ड्स के ऊपर क्या असर होता है, इस या परमिटिविटी। तो इसके साथ ही हमारा अम्पेयर्स लॉ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह से हम अम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ तरह की जो सिचुएशंस होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।